ये जी हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, CSS में चैप्टर टेक्स्ट। टेक्स्ट के चैप्टर टॉपिक है हमारा ड्रॉप शेडो, यानी कि टेक्स्ट शेडो के ऊपर बात की जा रही है कि टेक्स्ट है। जैसे कि आप लोग देखते हैं H1 के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, P के अंदर, P के टैग में या पैराग्राफ के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट को हम शेडो भी दे सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर ये बात हो रही है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि साइन बोर्ड्स वगैरह इस तरह से लिखे गए होते हैं कि ऊपर टेक्स्ट नजर आता है, नीचे उसका थोड़ा सा शेडो आ रहा होता है, ऐसा ही है। या अक्सर हम लोग खुद भी कुछ ऐसी राइटिंग कर सकते हैं कि जो लिखते हुए हम उसका नीचे से शेडो दे देते हैं। ऐसे ही आप लोग ने भी दिया होगा कभी स्टाइलिश, जैसे कट मार्कर काम करता है, ऐसा ही है ना। कट मार्कर भी इसी तरह, या जिगजैग मार्कर उसको कहते हैं, या कट मार्कर कहते हैं, या जेड पिन मार्कर कहते हैं। वो इसी तरह से लिखता है कि जैसे वहां पे टेक्स्ट का शेडो आ रहा है, ऊपर टेक्स्ट लिखा जा रहा है और नीचे से वो कट मार्कर की वजह से उसके शेडो की तरह लुक नजर आ रहा होता है उसका। तो टेक्स्ट शेडो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। हमने न्यू फाइल क्रिएट की index.html। index.html के अंदर बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। बॉयलर प्लेट बनाएंगे। What happened? ये कुछ लिखने क्यों नहीं दे रहा? कोई चीज नोट कर रहे हो आप लोग? क्या हो? अच्छा, index.html पूरा फाइल का नेम मैंने नहीं दिया, इस वजह से उसको पता नहीं है कि आप फॉर्मेट कौन सा लिखने वाले हो। ठीक है, यही VS कोड है जिसके अंदर हम पाइथन भी लिख सकते हैं। इसी VS कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिखते हैं। HTML यानी कि index.html क्या होता है? HTML का एक स्ट्रक्चर उसको पता लग जाता है कि ये अब HTML यहाँ पे टाइपिंग करेगा। style.css या tailwind.css, इस तरह की फाइल्स जब हम क्रिएट करते हैं तो CSS से उसको फॉर्मेट का पता लगता है कि CSS फॉर्मेट की फाइल क्रिएट कर रहा है, तो अब मैं इसको इजाजत दूंगा CSS लिखने की। ठीक है, ये अब इस फॉर्मेट से पहचान रखता है इस चीज की कि इसने ये वाली फाइल क्रिएट की है, तो यही कोड ये इसके अंदर लिख सकता है। देन index.html शिफ्ट एक्सक्लेमेशन, ये लीजिए, एक्सक्लेमेशन के बाद हमने यहाँ पे यार अच्छा CSS अप्लाई करने के लिए एक और फाइल कौन सी बनानी पड़ेगी हमें? style.css। लिंक के अंदर जाएंगे, CSS वाली अप्लाई करेंगे style.css। मैं नहीं चाहता कि मैं क्रिएट करूं अलग से, देन कंट्रोल क्लिक और इस पे एंटर। style.css उसने मुझे क्रिएट करके दे दी। style.css को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं कि कैसी बातें कर रहा है ये और क्यों कर रहा है। ठीक है, जॉन डकेट साहब से पूछ लेते हैं कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या ये सारी बातें ठीक हैं या नहीं। ये जॉन डकेट साहब कौन है पता है? अच्छा अच्छा, राइटर ऑफ द बुक, यस। शिफ्ट ऑल्ट F। सबको कोड सही नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। पैराग्राफ क्रिएट करके यहाँ पे हम इसको फिलहाल कोई क्लास वगैरह नहीं देते, उसको सेलेक्टर से यूज करेंगे, P के सेलेक्टर नेम से यूज करेंगे हम उसको। अभी क्या बात की जा रही है यहाँ पे जी? टेक्स्ट शेडो की बात की जा रही है। टेक्स्ट शेडो में फर्स्ट होता है लेफ्ट टू राइट। एक मिनट यार, अजान के लिए रुक जाता है। अच्छा जी, अजान कंप्लीट। अब हम अपनी बात पे आते हैं दोबारा। टेक्स्ट शेडो, ये टेक्स्ट शेडो अप्लाई किस तरह से किया जा सकता है? टेक्स्ट शेडो में फर्स्ट प्रॉपर्टी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अप्लाई की जा रही है यहाँ पे 1px, सबको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? ये देखें,
1px 1px 0px एंड देन कलर। तो पहली वाली प्रॉपर्टी क्या करेगी, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये है कि कितना लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आओ। पॉजिटिव में अगर कर देंगे हम इस नंबर को तो लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाता है शेडो। देन दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम यानी कि अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लिखते हैं, जैसे 1px इस वक्त पॉजिटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव कौन सा हो सकता है इसका, लेस देन जीरो। ठीक है, जीरो पे कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेसिबल नहीं होती। लेस देन जीरो यानी कि -1 अगर करेंगे तो वो नेगेटिव में चले जाता है। अभी पॉजिटिव की बात हो रही है, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी ये जो लगी हुई है, सेकंड पैरामीटर, यहाँ पे अभी 1px जो लिखा हुआ है ये टॉप टू बॉटम काम कर रहा है, टॉप से बॉटम के वे में, यानी कि पॉजिटिव है। दैट्स वाई हमें अपने दिमाग में ये चीज याद रखनी है कि अभी टॉप टू बॉटम की बात हो रही है। टॉप टू बॉटम में पॉजिटिव में लेकर आता है, अगर हम इसको नेगेटिव देंगे तो ये बॉटम टू टॉप चले जाएगा। अभी हम इसको अप्लाई भी करके देखेंगे। देन थर्ड वाली प्रॉपर्टी, क्या थर्ड पैरामीटर क्या कह रहे हैं, 0px, ये होता है इसका शेडो का फैलाव। फैलाव को समझते हैं ना कि एक साया कितने एरिया को कवर करे। चीज है, जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि इसके फैलाव की बात की जा रही है कि ये शेडो कितने एरिया के ऊपर फैल जाए। इसमें थर्ड वाले वैल्यू में ये बात हो रही होती है। देन इसके अंदर कलर दिया गया। कलर किस चीज का होगा ये बताओ, शेडो का कलर होगा। ये जो कलर हम देंगे इसी कलर का शेडो यहां पर आएगा। अब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जस्ट P के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि HTML में इस वक्त मेरे सिर्फ P का टैग मौजूद है। P का टैग मौजूद है, दैट्स वाई अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्स्ट शेडो। वहां पे था 1px, देन 1px, ये हो गया लेफ्ट टू राइट, ये हो गया टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम के बाद 1px ही इसका हम देंगे फैलाओ। देन उसका कलर दे देते हैं, अभी फिलहाल के लिए ब्लैक दे देते हैं यार। ये देखें, ये ब्लैक है 000, हैश FFF वाइट होता है। बस ये दो कोड याद है, इसके अलावा कोई कोड याद नहीं। सही है आप लोगों ने भी यही याद रखना है, बाकी के देख देख के करते रहना। जितने भी डेवलपर्स हैं सबको यही कोड याद होता है, सिर्फ 000 FFF, इसके अलावा किसी को कुछ भी याद नहीं होता। अच्छा, ये 3 प्रॉपर्टीज हमने दे दी। चौथा हमारा उसका कलर शेडो होगा, कि जो शेडो के ऊपर हमने कलर डिफाइन करना है, जो हम चाहते हैं कि कलर शो हो शेडो के अंदर, तो वो हमारे 4th वैल्यू के अंदर नजर आएगा। इम्प्लीमेंटेशन चेक कर लेते हैं यार इसकी। ये देखें, थोड़ा सा हम इसके ऊपर गौर करें तो आप लोगों को टेक्स्ट पहले की तरह नजर तो नहीं आ रहा कि जैसे पहले लिखा हुआ आता है। डायरेक्ट हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, दैट्स वाई थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। इसको फॉर नाउ प्रॉपर्टी को हम जस्ट कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करके इसको रेंडर करके देखते हैं कैसा है। ठीक है, हमारा टेक्स्ट था ऐसा। ऐसे टेक्स्ट के ऊपर जब हमने टेक्स्ट शेडो अप्लाई कर दिया, टेक्स्ट शेडो अप्लाई करने के बाद वो हमारा कोड लाइक दिस शो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका शेडो। थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर दूं तो फिर आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। अब नजर आ रहा है शेडो कैसे अप्लाई हो रहा है। ये तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको दी बताई थी टेक्स्ट का, ओ शेडो का फैलाव, कि शेडो कितने एरिया में फैलना चाहिए, उसको भी हम चेक करेंगे। जस्ट फॉर नाउ इसको लेफ्ट टू राइट को 5 लगा देते हैं। 5px करके देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट 5px करने के बाद इसका चेंज कितना आता है। ये देखें, अब चीज समझ में आई। ये लेफ्ट टू
राइट काम कर रहा है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो लेफ्ट टू राइट काम कर रही है। सो अब सेकंड वाली वैल्यू को भी चेंज करके देखते हैं। सेकंड वैल्यू को भी 5px कर दिया। 5px करने के बाद इसका चेंज देखते हैं कितना आता है। और से देखिएगा, रिफ्रेश करने लगा हूं, ये देखिए टॉप टू बॉटम, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, वैल्यू इस वक्त पॉजिटिव है, इसीलिए वो टॉप टू बॉटम काम करेगा। टेक्स्ट का शेडो टॉप टू बॉटम पॉजिटिव में काम करता है। अगर हम उसको नेगेटिव में ले जाएंगे तो बॉटम टू टॉप चले जाएगा। वो चीजें भी हम अप्लाई करके देखेंगे आफ्टर नमाज। अभी फिलहाल पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर बात करते हैं। अब इसके फैलाव की बात हो रही थी यार, कि शेडो फैलना कितना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको 10px दे देता हूँ। 10px देने के बाद रिफ्रेश कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा, समझ आई? ज्यादा फैल गया, उसने ब्लर सा कर दिया उसको। इसका शेडो का फैलाव इतना ज्यादा ब्लर है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि नीचे मिट्टी पड़ी है या ये शेडो है। ऐसे ही नजर आ रहा है ना। अच्छा, किसी को अच्छा लग रहा होगा, किसी को नहीं लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको शेडो के फैलाव को कम करके देखें, 5px ही कर देते हैं, पहले 1 लगा हुआ था। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ये देखें अब थोड़ा सा कम हुआ। उसने पहले ज्यादा एरिया घेर लिया और ब्लर भी कर देता है साथ में। एक तो वो एरिया को भी कवर करता है, दूसरा ब्लर भी हो जाता है, शेडो उसका ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा और कम करेंगे तो इसका शेडो थोड़ा ज्यादा वाजे हो जाएगा। ये देखें, अब फिर रिफ्रेश कर रहा हूं, ये हमने थोड़ा सा कम कर दिया। और कम करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे इसको हम करते हैं कमेंट आउट। कमेंट कर दिया, हमारी जमात है 4:45 बजे, सर की जमात 4:45 बजे होगी। चलें सब नमाज पढ़ के आते हैं, उसके बाद क्लास को करेंगे कंटिन्यू। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी को कोई मसला है? यहाँ तक हमने क्या अप्लाई किया? टेक्स्ट शेडो अप्लाई किया। टेक्स्ट शेडो पॉजिटिव वे में अप्लाई करके हमने देख लिया कि पॉजिटिव वैल्यू में अगर होता है टेक्स्ट शेडो तो लेफ्ट टू राइट आता है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज डोंट टॉक। नेक्स्ट क्लास में चौक रखूंगा अपने पास, याद है टीचर चौक मारते थे? यहीं पे चौक रखूंगा, यहीं से घुमा के ऐसे मारूंगा। थोड़ा सा बीच में मैं आप लोगों को गैप दूंगा, एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन कर लेना, वो मसला नहीं है। 6 से 7 मिनट का गैप हम रख लेंगे। ठीक है, अभी फोकस करते हैं इसके ऊपर। हमने टेक्स्ट शेडो अप्लाई करके देख लिया। टेक्स्ट शेडो अगर पॉजिटिव वैल्यू में होता है, यानी कि इस तरह, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू, कि अगर वो पॉजिटिव वे में होता है तो फर्स्ट वाली वैल्यू उसकी अप्लाई होगी लेफ्ट टू राइट, यानी कि राइट की तरफ वो शेडो फेंकेगा। अगर हम इसको नेगेटिव कर देते हैं तो राइट टू लेफ्ट चले जाएगा। उस चीज को हम अभी अप्लाई करके देख लेते हैं। अभी हमने फाइल को सेव किया। फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, टेक्स्ट शेडो हमारा गायब हो चुका है। तो इसको भी अब हम फिलहाल लगा रहने देते हैं। क्या हुआ? इसको भी फिलहाल इसी तरह रिमेनिंग लगा रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। एक और पैराग्राफ क्रिएट करके उसके ऊपर हम नेगेटिव टेक्स्ट शेडो अप्लाई करके देखते हैं कि उसमें नेगेटिव वैल्यूज देंगे तो क्या इफेक्ट आता है। तो इस वाले पी के टैग को देते हैं क्लास नेम ABC, कंट्रोल S, देन यहाँ पर आते हैं डॉट ABC। डॉट ABC के अंदर हमने क्या देना है? टेक्स्ट
देखें काफ़ी सारे हमें यहाँ पे सजेशन मिल जाते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए वहाँ से हम उसको पिक करके इजीली अप्लाई कर लेते हैं। 1px, वो पीसी की कोई वैल्यू होनी चाहिए यार, 1px देन इसका स्प्रेड, इसको हम स्प्रेड भी कहते हैं कि ये थर्ड वाली वैल्यू इसको शेडो को स्प्रेड कर दी है, यानी कि स्प्रेड करने के काम आएगी। देन अगेन वही कलर इसको लगा देते हैं, लगाने के बाद इसके ऊपर देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। ये सेव कर दी हमने। सेव करने के बाद ऊपर वाली CSS एज इट इज हमने वहां पे छोड़ दी, नीचे उसके एक और पैराग्राफ लगाया। पैराग्राफ लगाने के बाद उसके ऊपर हमने CSS अप्लाई कर दी। ठीक है, CSS अप्लाई करने के बाद अब हम इसको क्या चेक करना चाह रहे हैं, इसकी नेगेटिव वैल्यूज में अगर हम इसको देते हैं, ये क्या था लेफ्ट टू राइट, तो अब इसको देते हैं माइनस, ये हो गया लेफ्ट टू राइट, इसको माइनस देंगे, ये था टॉप टू बॉटम। अब जाके इसका चेंजेस देखते हैं कि क्या चेंजेस हमें नजर आते हैं। इसको कहेंगे रिफ्रेश, ये देखें सीन समझ में आया, फर्क वाजे है। ये देखें बॉटम टू टॉप जा चुका है वो, और इस तरफ गिरता था, राइट साइड पे शेडो गिर रहा था, लेकिन अब लेफ्ट साइड पे शेडो गिर रहा है। अब राइट टू लेफ्ट हो चुका है, उसका रिवर्स कर दिया उसने कि पॉजिटिव में और नेगेटिव में ये फर्क आ रहा है। ये फर्क हर एक प्रॉपर्टी में आता है। आप लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए, अगर हम पैडिंग देंगे आगे जाके, मार्जिन देंगे, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसके अंदर भी वही काम हो रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव करने से रिवर्स हो जाता है। पॉजिटिव वे में इस तरह था, नेगेटिव वे में उस तरफ चला गया। अभी इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी को हिला के देखते हैं कि इसकी वैल्यू मजीद बढ़ाएं हम। फर्स्ट वाली वैल्यू जस्ट बढ़ा लेते हैं, बढ़ा के उसकी चेंजेस देखते हैं। ये देखें फर्स्ट वाली, जैसे कि मैंने कहा था पहले लेफ्ट टू राइट आ रहा था पॉजिटिव वे में, अब राइट टू लेफ्ट जा रहा है शेडो के, राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसका शेडो लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। यहां तक किसी को कोई मसला? अब सेम लाइक दिस दूसरी वाली वैल्यू को भी थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या इसके अंदर भी कोई चेंज आता है, जो कि टॉप टू बॉटम था। अब बॉटम टू टॉप काम करना चाहिए इसको। ये देखें बॉटम टू टॉप चला गया कि टेक्स्ट हमारा बॉटम पे लिखा हुआ है और शेडो उसका टॉप चला चुका है। किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी के अभी जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। आप कोई भी सवाल पूछें, कोई भी मसला हो। नहीं है कोई मसला? स्प्रेड वाला समझ में आ गया? थर्ड वैल्यू स्प्रेड के लिए यूज होगी कि शेडो को स्प्रेड किस तरह करना है, यानी कि कितना एरिया उसका स्प्रेड करना चाहिए। अब इससे थोड़ा सा अगर हम ज्यादा स्प्रेड करें तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्प्रेड करने पे वो बुरा सा लगने लग जाता है। आप लोगों को पता धुएं की तरह वो इफेक्ट देने लग जाता है, वो शेडो नहीं रहता, जस्ट लाइक डस्ट इतना स्प्रेड हो जाता है कि जस्ट लाइक डस्ट वो हमें शो होने लग जाता है। अभी जस्ट 2px इसको हम स्प्रेड देकर देखते हैं कि 2px का स्प्रेड कैसे आता है। ये देखें अभी फिर भी नॉर्मल है, पता लग रहा है कि लॉरेम का शेडो ऊपर भी लॉरेम ही लिखा हुआ है। इससे ज्यादा स्प्रेड करेंगे तो वो ब्लर हो जाएगा, ब्लर हो जाता है, लेकिन एरिया ज्यादा कवर करता है। सो यहां तक अभी शेडो अच्छा लग रहा है। शेडो टेक्स्ट शेडो बहुत कम जगह पे यूज होगा, कहीं कहीं कोई बैनर क्रिएट कर रहे होगे तो फिर होगा। कोई यहाँ पे बैठा हुआ है ग्राफिक्स वाला? किसी ने की हुई है ग्राफिक डिजाइनिंग? नहीं है ना? हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग में बैनर क्रिएटिंग होती है। अच्छा अच्छा, बेसिक आती है? बेसिक तो मुझे भी आती है। एडोब फोटोशॉप पे मैं काम करता था आज से 15 साल पहले। काम किया है मैं एडोब फोटोशॉप के फर्स्ट वर्जन पे काम करता था जब नया नया आया था।
एडोब इलस्ट्रेटर वो मैंने नहीं देखा, बाद में एडोब इलस्ट्रेटर भी आया, और भी एडोब के नाम से और भी वर्जन आए थे, वो कोई भी मैंने ट्राई नहीं किया, जस्ट एडोब फोटोशॉप के ऊपर काम करता था मैं। अच्छा, उससे पहले मैं एसक्यूएल करता था, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, ये सारे काम पहले किया करता था। तो 2007 में मैंने किया था एसक्यूएल का कोर्स और एकल यूनिवर्सिटी से, लेकिन आज मुझे उसका ABCD याद नहीं है। जो चीज़ हम छोड़ देते हैं ना, वो चीज़ हमें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हमारे माइंड में से बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में उतना ज़्यादा कोड बैठेगा, उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगी। ठीक है कि हाँ ये प्रॉपर्टी ये करती है, ये प्रॉपर्टी ये करती है, फिर आप उसी टाइम खड़े होकर जवाब देंगे मुझे कि ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की थी, ये वाली प्रॉपर्टी मैं 10 टाइम्स अप्लाई कर चुका हूँ या 50 टाइम्स अप्लाई कर चुका हूँ। दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी मेरे जहन में बैठी हुई है कि ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है। ज़्यादातर होता ही है फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हम लोग ज़्यादातर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। ये शैडो बहुत कम यूज़ होता है, कहीं कहीं कोई शैडो दिखाना पड़ता है किसी एक वेबसाइट के ऊपर, एक जगह पे बॉक्स का शैडो लग जाता है, कोई ऐसी हेडिंग आ जाती है जिसके ऊपर हमें टेक्स्ट का शेडो देना पड़े, लेकिन इतना ज़्यादा शेडो हम अप्लाई करते नहीं है जितना अभी हमने इसके ऊपर अप्लाई करके देखा है। ठीक है, बॉर्डर शेडो, बॉर्डर शेडो नहीं होता, बॉक्स शेडो आएगा। बॉर्डर का कौन सा शेडो होगा? बॉर्डर तो खुद एक बॉर्डर है। बॉर्डर होता है, बॉर्डर अलग चीज़ है, बॉक्स शेडो अलग चीज़ है कि बॉर्डर भी बॉक्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो उसके बाद बॉक्स शेडो जब हम लगाएंगे वो भी किसी बॉक्स के ऊपर ही अप्लाई होगा। इससे आगे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि डिव के बारे में हम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिव के ऊपर ही क्रिएट होना है। ठीक है, हमने ज़्यादा स्कोप इन द फ्यूचर डिव के ऊपर ही रखना है कि डिव को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। विदाउट डिव हम कभी भी कोडिंग नहीं करते रियल लाइफ के अंदर। डिव जो होता है ना, वो डिव एक ऐसा बॉक्स है कि जिसको अलाइनमेंट करने में बहुत आसानी हो जाती है, इजीली अलाइन हो जाता है। दैट्स वाई हम डिव को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे देखते हैं कि बुक के अंदर कौन से टॉपिक्स मौजूद हैं। शेडो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यानी कि 3 वैल्यूज हमने देकर देखी और चौथी वैल्यूज कौन सी थी? फोर्थ वन इज कलर। उसका कलर कैसा होना चाहिए? अब हम अगर इसके कलर को चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे आएंगे, हैश को भी हटा देते हैं और यहाँ पे रेड शो कर देते हैं। देन अपनी विंडो पे आते हैं, विंडो पे आके देखेंगे क्या चेंजेस अप्लाई हुए। यस ऑफ कोर्स यहाँ पे चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं कि अगर हम उसका कलर चेंज करना चाहें शेडो का तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद अगेन अपनी बुक में देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है। अगेन देखते हैं आगे टेक्स्ट शेडो की ही बात हो रही है। ये भी 3 वैल्यूज के अंदर टेक्स्ट दिया जा रहा है, सॉरी टेक्स्ट शेडो दिया जा रहा है। उससे आगे भी 3 वैल्यूज, यानी कि ये देखें यहाँ पे इसने नेगेटिव चलाकर दिखा दिया। ठीक है, इसने नेगेटिव वे में चलाकर दिखाया कि ये कैसे काम करता है। अभी ये 2 वैल्यूज के अंदर भी आएगा, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, देन थर्ड वैल्यू। तो इसके ऊपर हम 3 वैल्यूज लगाकर देखते हैं कि 3 वैल्यूज हमारा क्या काम करेंगी टेक्स्ट शेडो में। For this purpose we have to create one more paragraph, then class name इसका ABCD, Control S, then in style.css .abcd। तो अभी इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे टेक्स्ट शेडो 3 वैल्यूज में। अगर हम टोटल 3 वैल्यूज देंगे, यानी कि 2 वैल्यूज उसकी टेक्स्ट शेडो की एंड थर्ड वाली वैल्यूज की कलर की, तो फिर क्या होता है? एंटर 1 PM
px 1px देन येलो देते हैं यार, मैंगो कलर। देन इसका चेंजेस देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। ये रहा। अभी आपने देखा कि फर्स्ट वैल्यू भी काम कर रही है, सेकंड वैल्यू भी काम कर रही है, थर्ड वैल्यू भी काम कर रही है। काम वही हुआ है जो हमने ऊपर 4 वैल्यूज में किया था। यहाँ पे अगर हम 3 वैल्यूज यूज करते हैं तब भी हमारा टेक्स्ट शैडो अप्लाई हो रहा है, यानी कि इसने हमारी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज मर्ज कर दी हैं। मर्ज करना समझते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को इसने मर्ज कर दिया है हमारा टाइम बचाने के लिए, कि ज्यादा हमें ना लिखना पड़े। तो अब इसका फर्क हम देखते हैं कि फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी तो वैसे ही मालूम है, कलर के लिए यूज हो रही है। तो इसका जब भी फर्क देखना होता है तो आप इसको 1 बाय 1 वैल्यूज को बढ़ाकर देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या काम कर रही है, वो वैल्यू क्या काम कर रही है। क्योंकि हर वक्त मैं आपके साथ मौजूद नहीं हूँ, कभी भी आपके ज़हन में से कोई प्रॉपर्टी निकल गई तो किसी के मोहताज नहीं है आप। आपने कभी ये नहीं सोचना है कि मैं टीचर का मोहताज हूँ या मैं चैट जीपीटी का मोहताज हूँ। खुद से करके देखें, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके माइंड में हर वक्त होना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, इसने क्या किया यार, ये चीज समझ आई। ये टॉप टू बॉटम लेकर आया इसको, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू लेफ्ट टू राइट है, देन सेकंड वाली वैल्यू टॉप टू बॉटम, वही वाला चीज यूज हो रही है। जस्ट इसमें से हमने स्प्रेड गायब कर दिया। स्प्रेड नहीं दिया तो भी उसने हमारा काम कर दिया। वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, स्प्रेड नहीं देना चाह रहे, मैं फिर भी आपका काम कर दूंगा, और उसने हमारा काम कर दिया। ये चीज समझ में आई सबको। थर्ड वाली वैल्यू स्प्रेड की थी, इस इंप्लीमेंटेशन में हमने थर्ड वाली वैल्यू को गायब कर दिया, स्प्रेड वाली, और जस्ट कलर वाली इसके अंदर अप्लाई करवा दी। तो फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज काम कर रही है, वो होगी लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमने सेकेंड वाली वैल्यू को चेंज करके देख लिया। अब फर्स्ट वाली वैल्यू को भी चेंज करके देख लेते हैं कि यार क्या वही है या हम गलत हैं। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे स्टेप्स ऐसे आएंगे जहाँ पे हम गलत भी हो सकते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करके हम देखते हैं। ये देखें वही काम हो रहा है। तो अब हम अश्योर हो गए कि वही काम हो रहा है जो ऊपर 4 वैल्यूज में हो रहा था, यहाँ 3 वैल्यूज में कर रहा है वो। ठीक है बॉयज, किसी को कोई कंफ्यूजन? बस ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी है आप लोगों ने कि आप लोग किसी के मोहताज नहीं हैं। आपका माइंड ही सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे इंशाल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स भी निकलने वाले हैं जो क्लास कोर्स के एंड में मुझे सिखाया करेंगे। होगा ऐसा? बोले इंशाल्लाह। सर आपको ये चीज़ नहीं आती ना, आपको मैं ये चीज़ सिखा सकता हूँ। ऐसा होता है। बहुत से स्टूडेंट्स, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो टीचर्स को भी सिखाते हैं। घर पे बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करेंगे। सर आपको ये चीज़ पता है? मैं बोलूँगा नहीं, आए मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे करते हैं। ऐसा होता है, क्योंकि ऑफिस में जब हम काम करते हैं ना तो बॉस हमें बाज़ औक़ात ऐसी टास्क असाइन कर देता है जो बॉस को भी नहीं आते। सही है, हालांकि बॉस का 40 इयर्स का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, लेकिन हर डेवलपर को हर चीज़ आए ये ज़रूरी नहीं होता। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपर इतना ज़्यादा पुराना हो गया है, कोई न्यू लाइब्रेरी आ गई है तो मैंने यूज़ कर ली, और सीनियर डेवलपर को नहीं आ रही तो मैं कहूँ इसको कुछ आता नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते। हर इंसान जब डेवलपमेंट में आता है ना, तो डेवलपमेंट मीन्स यू हैव टू स्टडी एवरी डे, यू हैव टू लर्न एवरी डे। हर रोज आपने नई चीज सीखने के लिए खुद को तैयार रखना है। जब भी डेवलपमेंट करेंगे जहन में ये चीज होनी चाहिए हमारे कि आज इंशाल्लाह कुछ नया जरूर सीखूंगा। ये चीज किसी और ने की है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? I will do this, I can do this। बस ये चीज हमारे माइंड में होगी
इंशाल्लाह काम हमारा हो जाएगा। नीयत साफ, मंजिल आसान, मदद करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। खुद मेहनत करनी है, लगन से ज़्यादा मेहनत करनी है, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब इंशाल्लाह सिर्फ आगे को देखना है हमने कि आगे ही निकलना है, पीछे का रास्ता पीछे छोड़ चुके हैं। अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हमने फील्ड बहुत गलत चूज कर ली है। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है? नहीं है ना? तो अब इंशाल्लाह पीछे नहीं देखना, जस्ट गो फॉरवर्ड। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी मिले थे, सर हमने टेस्ट भी पास कर लिया लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने गलत फील्ड चूज कर ली है। तो 5-6 स्टूडेंट्स थे, मैंने उनसे फिर कहा कि जैसे आपको अच्छा लगता है आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोगों का दिल नहीं लगता कोडिंग में तो कोई मसला नहीं है, आपकी जो फील्ड आपको अच्छी लगे। कुछ ऐसे थे बीच में कह रहे थे कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम वहाँ जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है आपकी चॉइस है, कोई मसला नहीं है। ऐसा होता है। कुछ डिजिटल मार्केटिंग्स वाले थे, वो कह रहे थे हमारा ज़्यादा स्कोप डिजिटल मार्केटिंग पर है तो हम वही करना चाह रहे थे, गलती से हमने ये फॉर्म फिल कर दिया, गलती से हम यहाँ पर भी आ गए। मैंने कहा यार बड़ी बात है, आंखें बंद करके ही आ गए थे तुम लोग तो। वेब एंड डेवलपमेंट सामने लिखा हुआ यार, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, फिर भी तुम लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। बोले बस गलती से आ गए हम यहाँ पे। मैं कहा कोई मसला नहीं, जो नहीं करना चाहता उसको ज़बरदस्ती कोई करवा भी नहीं सकता। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये हमने जस्ट 3 वैल्यूज उसके अंदर टेक्स्ट शैडो के अंदर दी हैं और तीनों वैल्यूज हमारा वही काम कर रही हैं। तो आगे जाके देखते हैं कि आगे वो जस्ट नेगेटिव के अंदर उसको अप्लाई कर रहा है, तो नेगेटिव आपको पता लगना चाहिए। अभी हमने पॉजिटिव में देख लिया, अगर हम नेगेटिव वैल्यू देंगे तो वो नेगेटिवली काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, नेगेटिव देंगे तो राइट टू लेफ्ट जाएगा। अभी पॉजिटिव वे में टॉप टू बॉटम आ रहा है, अगर हम उसको नेगेटिव वैल्यू देंगे तो इट विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बस इतना सा चेंज है इसके अंदर, दैट इज वाई इसमें मुश्किल चीज कोई भी नहीं है। आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं किस चीज की बात हो रही है। फर्स्ट लेटर और लाइन, ये तो सुनते ही आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा कि बहुत ही आसान चीज है यार। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, ये तो साफ मीनिंग सामने नजर आ रहा है ना कि फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लाइन की बात हो रही होगी और फर्स्ट लेटर में फर्स्ट लेटर की बात हो रही होगी। फर्स्ट लेटर कौन सा? हाँ, उस लाइन का फर्स्ट लेटर। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं कि कैसे फर्क वाजे होगा। अभी इस चीज को हम कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद आगे जाते हैं और यहाँ पे कुछ न्यू पैराग्राफ्स बना लेते हैं। इसको कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट करने के बाद न्यू पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। जस्ट p मल्टीप्लाई बाय 2, 2 पैराग्राफ हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। लॉरेम शिफ्ट ऑल्ट एफ, देन दूसरे वाले पैराग्राफ में भी यही इंपॉर्टेंट अल्फाज लिख लेते हैं जो आप सबको समझ आते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या होंगे। ऐसे ही है ना? तो ये 2 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। क्रिएट करने के बाद अब इनको क्लासेस भी दे ही देते हैं यार। एक को क्लास देते हैं ABC, देन इसको क्लास दे देते हैं, सॉरी, इसको क्लास दे देते हैं XYZ। कंट्रोल S, ये कंट्रोल S मुझे इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि मैंने ऑटो सेव बंद किया हुआ है। मेरी तो शुरू से आदत है कि मैं ऑटो सेव हमेशा बंद करके ही काम करता हूँ कि हर मरतबा इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसको कंट्रोल एस करता रहता हूँ। अगर आप लोगों को आदत नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे जब थोड़े से सीनियर लेवल पे जाएंगे तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। कंट्रोल एस को आप खुद से ही किया करेंगे, कंट्रोल एस। ऑटो सेव पे काम आप लोग भी नहीं करेंगे बाद में। अभी हो सकता है आप लोगों को याद ना रहता हो कि मैंने कंट्रोल एस नहीं किया, आप लोग बाद में देखते रहोगे कि यार चेंजेस तो आए नहीं है।
तो इसका आसान सा तरीका है कि जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस के ऊपर ये वाइट सा डॉट शो हो रहा है ना, वाइट बुलेट शो हो रही है, इसका मतलब है कि मेरी फाइल अभी सेव नहीं है। मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ तो वो बुलेट वहाँ से गायब हो जाती है। तो ये हमारी याद दहानी के लिए ऊपर बुलेट शो हो रही होती है वी एस कोड में, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। एक बनाइए हमने डॉट ए बी सी, डॉट ए बी सी को यहाँ पे बुलाते हैं, यहाँ बुला के क्या करवाना है हमें, ये वाली प्रॉपर्टी असाइन करवानी है। देन चेक करते हैं कि हमने डॉट ए बी सी डॉट, यार ये तो चल ही नहीं रही, क्यों नहीं चल रही? हाँ, एक डॉट एक्स्ट्रा लगा दिया। हाँ, ये चीज, ये देखें, अब मुझसे पूछ रहा है क्या करना चाह रहे हो। अब उसने मुझे दे दी सजेशन फर्स्ट लेटर। अब फर्स्ट लेटर जस्ट एक मर्तबा हम अप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट लेटर को क्या करूं, आप बताओ, फर्स्ट लेटर को क्या करूं, कैसे बड़ा करें? फॉन्ट साइज बढ़ा के, ये चीज, इसका फॉन्ट साइज कर दो 200%, कंट्रोल एस, ये वाले गायब कर दिए। ये लें, कुछ चेंज नजर आ रहा है? हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? फर्स्ट लेटर वाली। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? फर्स्ट लेटर वाली। दैट्स वाई उसने हमारा पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर था उसका साइज फॉन्ट का इंक्रीज कर दिया। फॉन्ट का साइज हमेशा फॉन्ट साइज से इंक्रीज होगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला? मसला मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए। सेकंड क्लास कौन सी है? डॉट एक्स वाई जेड, ऐसा ही है, यही क्लास दी थी वहां पे। अरे थोड़ा सा जाग के रहो यार, जवाब तो दिया करो। यही क्लास दी थी वहां पे। देन बुक में देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी चाहिए, फर्स्ट लाइन वाली। तो अगेन अपने कोड एडिटर के अंदर आते हैं और इसको कहते हैं सॉरी समथिंग इज वेंट रॉन्ग। क्या रॉन्ग जा रहा है? डॉट एक्स वाई जेड तो लगा दी, लेकिन सूडो तो हमने लगाया नहीं। इसको कहते हैं सूडो क्लास। सूडो या सोडो, कुछ सोडो कहते हैं, कुछ सूडो कहते हैं। हाँ, वो वाला सोडा नहीं, लिम्का ड्रिंक नहीं, ये सूडो क्लास है। ठीक है, सूडो क्लास। देन आगे से मुझे इंटेलिजेंस मिल रही है, यानी कि जिसको सजेशन कहते हैं। फर्स्ट लेटर हमने अप्लाई कर दिया था। देन अब हम उसको फर्स्ट लाइन लगा के देखते हैं कि फर्स्ट लाइन को क्या करूं। फर्स्ट लाइन को जस्ट फॉर नाउ वेट बढ़ा देते हैं। इसका फॉन्ट वेट क्या करता है बताओ जरा? होल्ड करेगा, ये चीज। फॉन्ट वेट कितना? 900 कर देता हूँ यार, एक ही मर्तबा फुल फॉन्ट वेट कर देते हैं, देखते हैं कि कितना चेंज उसके अंदर आता है। किसको किया है, कौन सी वाली क्लास को किया मैंने? डॉट एक्स वाई जेड। सो पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओ, डॉट एक्स वाई जेड को उसने फर्स्ट लाइन को फॉन्ट वेट बढ़ा दिया है, उसका फॉन्ट वेट बढ़ चुका है। कितना बढ़ा है? 900 तक उसने उसका फॉन्ट वेट बढ़ा दिया। यहाँ तक किसी को कोई मसला? आगे चलें। बढ़ते जाएंगे कैसे? जूम आउट करो, ये लें, कर दिया जूम आउट। क्या होगा इससे? नहीं हुआ। अरुण जूम आउट करो, ये लो, कितना करूँ? 100% होता है फुल। नहीं हुए। अच्छा,
अच्छा वो वाली चीज बोल रहे हो, तो बेटा वो तो होता है, वो तो स्क्रीन साइज के हिसाब से उसने सेट करना ही है ना, कि जितनी स्क्रीन साइज होता है, मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा कितना स्क्रीन साइज है, यहाँ पे चल रहा है 50%, तो जाहिर सी बात है ये इसकी अलाइनमेंट खुद से सेट कर रहा है ना, अलाइनमेंट सेट कर रहा है, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। अभी फॉर नाउ यहाँ तक है, लेकिन आगे जाके जो हम CSS अप्लाई करने वाले हैं ना इन रिएक्ट एंड नेक्स्ट, उसके ऊपर ये वाले इफेक्ट नहीं आएंगे। उसके ऊपर अगर आपने खुद से अलाइनमेंट नहीं की ना तो कोड को फाड़ देगा वो, वहाँ पे अलाइनमेंट्स वगैरह खुद से सेट करनी पड़ती हैं। इसीलिए ये बेसिक लर्निंग है ना बेटा, बेसिक लर्निंग में वो क्या कर रहा है कि आपके कोड को खुद से एडजस्ट करता है, लेकिन इन रिएक्ट एंड नेक्स्ट जो भी लेआउट क्रिएट किया जाता है उस लेआउट की अलाइनमेंट हमने खुद से करनी होती है। अगर यहाँ पे अलाइनमेंट सीख लेंगे तो वहाँ पे जाके कर लेंगे, ठीक है। उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है कि एक कोड अगर हमने लिखा है लैपटॉप के लिए, लैपटॉप की स्क्रीन के लिए एक कोड में लिख रहा हूं कि जस्ट लैपटॉप के अंदर वो इस तरह का दिख रहा है, क्या हो गया? यही करेंगे, नेक्स्ट का कोड भी हम इसी के ऊपर करते हैं, रिएक्ट का कोड भी इसी पे करते हैं, रिएक्ट नेटिव का भी इसी पे करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर इन फ्यूचर आप लोग कॉटलिन यूज करेंगे, कॉटलिन भी इसी पे चलेगी। सही है यार, कोई मसला हो रहा है? रिकॉर्डिंग अगेन ऑन करने के बाद अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, हमने फर्स्ट लेटर भी देख लिया, हमने फर्स्ट लाइन भी देख ली कि फर्स्ट लेटर को क्या कुछ कर सकते हैं, फॉन्ट वेट बढ़ा दो उसका, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, जस्ट टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो क्या करते हैं, जस्ट टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, कलर की प्रॉपर्टी। इन दोनों के अंदर हम वो चीज़ें अप्लाई करके देख सकते हैं जो आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए डकिट साहब की बुक के अंदर चले जाते हैं, बुक में जाके देखते हैं कि आगे डकिट साहब हमें क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। स्टाइलिंग लिंक्स, अब ये लिंक की बात कर रहा है यार, लिंक हमने कहीं पे लगाए थे, लगाए थे ना। अब यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि एंकर के ऊपर लिंक लगेगा सोडो के साथ, सोडो क्लास यूज होगी वहां पे। सोडो क्लास यूज करने के बाद आगे आप टेक्स्ट डेकोरेशन भी कर सकते हो, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज हैं। विजिटेड, एक विजिटेड आपने अक्सर देखा होगा कि किसी एक वेबसाइट के ऊपर आप एक मर्तबा विजिट करते हैं, ठीक है। जब विजिट कर लेते हैं, विजिट करने के बाद आप लोग देखते हैं जब वापस आते हैं ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर वापस आके उसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, जो विजिटेड वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अक्सर वापस आते हैं तो उसका कलर चेंज हुआ होता है, तो वो काम होता है विजिटेड से। वो काम हम विजिटेड से करके देखते हैं कैसे होगा। और कोई इसके अंदर ख़ास प्रॉपर्टी नहीं है यार। ये प्रोजेक्टर तंग कर रहा है, क्या करूँ प्रोजेक्टर का, क्या करूँ? अच्छा, अभी इसको जाके हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। इस वाली CSS को प्रॉपर्टीज़ को हम कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ लगाए हुए हैं, तो इन पैराग्राफ्स को भी हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आके यहाँ पे लगाते हैं एंकर। एंकर कैसे लगता है, एक अटैच से। तो एंकर कौन सा वाला चाहिए, जस्ट अगर एंकर के ऊपर जाऊं तब भी मुझे क्रिएट करके दे देता है।
ठीक है, यहाँ पे लगाया एंकर और यहाँ पे हम जाके इसको लिख देते हैं जी बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है यूट्यूब। ये हमारी फेवरेट वेबसाइट है ना यार, इसी के ऊपर ज़्यादा काम होते हैं हमारे। वीडियोस देखनी है हमने इसी के ऊपर, वीडियो अपलोड करनी है इसी के ऊपर, दैट्स वाई यूट्यूब लगा देते हैं यूट्यूब। तो यूट्यूब की हेडिंग हमने, सॉरी उसका यूआरएल ही उठा लेते हैं यूट्यूब का, www खुद ना लिखना पड़े, दैट्स वाई यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि यूट्यूब का पूरा यूआरएल क्या होता है। ये पूरा मिल गया हमें यहाँ पे यूआरएल, जस्ट कॉपी एंड देन करेंगे वहाँ पे पेस्ट। इस चीज़ में आके हम इसको करेंगे पेस्ट। तो href के अंदर हमने उसका एड्रेस डिफाइन कर दिया। एड्रेस डिफाइन करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब। अब जाके कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद अपने डॉम के ऊपर आएंगे, डॉम पे आगे इसके चेंजेस देखते हैं तो यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब उसके ऊपर प्रॉपर्टीज हमने कौन कौन सी लगानी है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि यार पहले वो कह रहा है कि टेक्स्ट डेकोरेशन, हटा के देख लो कि टेक्स्ट डेकोरेशन पे काम करते हो तो क्या चेंजेस आते हैं। अब जाते हैं, हमने कोई भी क्लास नहीं लगानी, जस्ट एंकर लगाते हैं। एंकर लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सजेशन में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन सजेशन में हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो लिंक को यहाँ से निकालते हैं, निकाल के यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन, यही प्रॉपर्टी हमें डक्केट साहब की बुक में नजर आई, यही प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट डेकोरेशन। अभी क्या कह रहा है कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्या करती है, अभी अपने डॉम के ऊपर जाके देख लेते हैं। इसने क्या किया, नीचे से उसकी लाइन हटा दी। जो एंकर के टैग के नीचे लाइन आती है, कभी भी हम एंकर का टैग लगाते हैं उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। आप लोगों ने काफी काम किया होगा इसके ऊपर, एंकर का टैग लगा लगा के। तो उस लाइन को हटाने का तरीका ऐसा भी है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो लाइन हट जाती है। देन अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अंडरलाइन भी कह रहा है यार, चलो इसको अंडरलाइन को भी चेक कर लेते हैं। इसको कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट करने के बाद इसी के नीचे अंडरलाइन भी देख लेते हैं। यार अंडरलाइन तो यहाँ पे हमें मिल नहीं रही, ये देखें टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, यानी कि हमें टेक्स्ट डेकोरेशन लिखना मस्ट है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन करने के बाद देखते हैं कि क्या चेंज वहां पर आता है। ये लो अगेन लाइन लग गई, जो लाइन हमने हटाई थी। अगर कहीं पे लाइन लगाना चाहते हैं उसके नीचे तो अंडरलाइन कर दें। ये बात समझ में आई, एंकर के अलावा जिसके ऊपर भी लगाओगे लगेगी। इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देखिएगा। मैं जस्ट आपको एक हिंट देता हूँ, एक स्टेप के ऊपर आपका पाँव चढ़ा दिया, दूसरे स्टेप के ऊपर पाँव किसने रखना है, आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि दूसरा स्टेप भी चढ़ने के लिए दूसरा पाँव हिलाना पड़ेगा, तो वो पाँव हिलाएंगे तो दूसरे स्टेप पे जाएंगे। देन इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी के ऊपर रन करते जाएंगे। ठीक है, जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, आगे चलना आपने खुद है। दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली, एंकर के ऊपर भी लग जाएगा, पैराग्राफ के ऊपर भी लग जाएगा, H1 के ऊपर भी लग जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम इस वक्त टेक्स्ट का चैप्टर लर्न कर रहे हैं। टेक्स्ट के चैप्टर के अंदर ही हैं अभी, तो टेक्स्ट के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने करके देखनी है कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर नहीं चल रही, कौन सी चीज़ किसके ऊपर चल रही है। आगे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो चुका है, एक्टिव भी है, तो यहाँ पे एक एक्टिव की बात भी हो रही है कि उसको हम एक्टिव ही रखेंगे। देन उसको विजिटेड के ऊपर भी लगा के दिखेंगे कि विजिटेड क्या करता है। सॉरी कमेंट आउट नहीं हुआ क्योंकि
पहले हम इसको अनकमेंट करेंगे, देन ये कमेंट आउट होगा। ये लीजिए कमेंट आउट कर दिया हमने। कमेंट आउट करने के बाद अगेन एंकर साहब को बुलाते हैं। एंकर साहब को बुला के अभी हमने क्या करना है, एक्टिव, देन एक्टिव के अंदर आके कुछ लगा के देखेंगे यार, थोड़ी सी CSS दोबारा देखनी पड़ेगी, ये वाली CSS मैंने देखी नहीं। यहाँ पे ही कहीं हमें एक्टिव नजर आ जाएगा, इनपुट डॉट सबमिट डॉट एक्टिव, कि जब सबमिट हो तो उसको एक्टिव कर देना। इस चीज़ को हम आगे देखते हैं। तो अभी जिस चीज़ की बात हो रही है उसको देख लेते हैं, विजिटेड। अब यहाँ पे 3 बातें हो रही हैं, एक हो रही है उसकी हॉवर की, एक हो रही है एक्टिव की, और एक हो रही है फोकस की। पहले इन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं कि हवर हो तो क्या करना। तो हवर को पहले जाके देख लेते हैं कि हवर करने के बाद यहाँ पे कुछ करना है हमने या नहीं। नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद एंकर के ऊपर ये भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम पैराग्राफ के ऊपर भी कर सकते हैं, H1 के ऊपर भी कर सकते हैं, H2, H3, H4, H5 जितने भी टेक्स्ट के अंदर टैग आते हैं उन तमाम के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। सूडो क्लास के बाद हवर देखते हैं कि जब हवर होने के बाद क्या कर देना, उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देना। जब उसके ऊपर हवर हो तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देना। सॉरी, रिफ्रेश। ये देखें, समझ आ रही है? जैसे ही हम उसके ऊपर हवर करते हैं उसका कलर रेड हो जाता है। तो जैसे ही कलर रेड हो, बैकग्राउंड कलर जैसे ही रेड हो, तो आगे एक और काम भी साथ करना चाहिए हमें कि कलर वाइट दे दें, कोई और दे दें, जो आपको अच्छा लगे वो कलर हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसको करें रिफ्रेश। ये देखें, जब हवर हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर रेड होने के बाद उसका मैंने टेक्स्ट का कलर भी चेंज किया है, मैंने कहा वाइट हो जाए, क्योंकि ब्लू उसके अंदर बुरा सा लग रहा था। तो ये चीज़ हमने देख ली। किसी को कोई मसला? ये हवर जस्ट लाइक एक कंडीशन काम कर रहा होता है कि हम उसको हवर को पहले एंकर को बुलाएंगे, एंकर को सेलेक्ट किया, एंकर को सेलेक्ट करने के बाद हवर साहब को बुला लेंगे कि आप भी आओ, आपसे भी काम है। हवर साहब को बुलाने के बाद कर्ली ब्रेस लगा लेंगे, कर्ली ब्रेस लगा के अंदर चीज़ बताएंगे कि जब हवर साहब आए तो फिर क्या करना है। हवर साहब आए, हमने उनको बोला कि बैकग्राउंड कलर रेड करना है, उसने सुन लिया। फिर हमने अगेन उसको बोला कि जब बैकग्राउंड कलर रेड करोगे ना तो टेक्स्ट का कलर वाइट भी करना है आपने। तो ये हवर साहब ने हमें काम करके दे दिया। ठीक है, किसी को कोई मुश्किल है? देन आगे ये पैडिंग की बात हो रही है। यहाँ पे पैडिंग तो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बॉर्डर की बात हो रही है। बॉर्डर हमने पहले पढ़ा था, याद है? टेबल के चैप्टर में ही हमने बॉर्डर पढ़ लिया था। यहाँ पे हवर लग गया, बैकग्राउंड कलर ये कर रहा है चेंज उसका। देन इनपुट डॉट सबमिट डॉट एक्टिव। अच्छा, इनपुट डॉट सबमिट, यार ये तो सबमिट जब हो जाए, वो सबमिट का एक बटन होता है, वो आगे जाके हम देख लेंगे। फॉर नाउ इसको अभी छोड़ देते हैं कि जब फॉर्म क्रिएट करें पूरा। तो ये एक इनपुट का फॉर्म क्रिएट कर रहा है, इनपुट का फॉर्म क्रिएट करके वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मेरे ख्याल में अभी के लिए काफ़ी हो गया। जाने दूँ आगे? चलो आगे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसको हवर साहब को अभी करते हैं कमेंट आउट। ये हो गया कमेंट आउट। कमेंट करने के बाद index.html के अंदर आते हैं, इसको भी कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने के बाद यहाँ पे लगाते हैं एक फॉर्म का टैग।
वेयर इज फॉर्म, देयर इज, ये रहा जी फॉर्म का टैग। फॉर्म के टैग के अंदर जाके इनपुट लगाते थे, ऐसा ही है। तभी तो वो हमें सारे कंट्रोल देगा सबमिट के, वरना वो सबमिट के कंट्रोल नहीं देता। देन लगाते हैं इनपुट, इनपुट लगाई टाइप टेक्स्ट है। टाइप टेक्स्ट होने के बाद अब हम देखते हैं इसको प्लेस होल्डर भी दे दो यार, नेम, जस्ट नेम लगाते हैं। देन यहाँ पे एक लगाएंगे क्या, बटन, बटन का नेम भी दे देते हैं सबमिट। सबमिट देने के बाद डाउन के ऊपर जाते हैं, डाउन के ऊपर जाके इसके चेंजेस देखते हैं क्या आए। ये आ गया हमारे पास एक इनपुट और साथ में आ गया बटन सबमिट का। देन आगे क्या करना है, हमने इसके ऊपर CSS को अप्लाई करना है। इनपुट डॉट सबमिट, ये इनपुट डॉट सबमिट बुला रहा है, तो इनपुट डॉट सबमिट इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट इनपुट को टारगेट कर रहा है। जैसे हम P को टारगेट करते हैं, इसी तरह इनपुट को डायरेक्ट वो टारगेट कर रहा है। इनपुट डॉट सबमिट, इनपुट डॉट सबमिट के बाद आगे वो कह रहा है कि एक्टिव, जब एक्टिव हो तब उसका बैकग्राउंड कलर ऐसा कर देना। देखते हैं इनपुट डॉट एक्टिव कैसे काम करता है। इनपुट डॉट सबमिट, तो यहाँ पे आएंगे स्टाइल डॉट CSS में। स्टाइल डॉट CSS में आने के बाद इनपुट साहब को बुलाते हैं, इनपुट डॉट, इनपुट के अंदर कोई सबमिट है तो दैट्स वाई उसको अभी अप्लाई नहीं कर सकते। ये कहाँ की बात हो रही है, ये इंडेक्स डॉट HTML में कह रहा है कि इनपुट के अंदर कोई सबमिट है, समझे। ये उस वाले इनपुट की बात कर रहा है, ये बटन वाले इनपुट की बात नहीं कर रहा। एक और इनपुट क्रिएट होता है, इनपुट बटन, सही है। इसकी टाइप अगर हम सबमिट कर दें, सबमिट, सबमिट होने के बाद अब ये क्लास इसके ऊपर काम करेगी। ये चीज आप लोगों को समझ आई। उसने क्या किया, इनपुट डॉट सबमिट, इनपुट डॉट वैल्यू भी बुला सकता है वो, इनपुट डॉट सबमिट को बुला रहा है, इनपुट डॉट टाइप को भी बुला सकता है। ये चीज समझ में आई कि इनपुट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डॉट से वो एक्सेस कर सकता है CSS में। सिर्फ CSS के अंदर ही नहीं, इसको हम जावास्क्रिप्ट जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब भी डॉट से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। ये चीज समझ में आई। देन आगे जाके देखते हैं कि आगे वो क्या अप्लाई करवाना चाह रहा है। इनपुट डॉट सबमिट एक्टिव, उसको एक्टिव कर दो। यहाँ पे आते हैं स्टाइल डॉट CSS में, यहाँ पे आके लिखते हैं इनपुट डॉट सबमिट, देन एक्टिव कर्ली ब्रेस, इसका बैकग्राउंड कलर कर देना ऐसा। अब जाके इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। इम्प्लीमेंट कर दिया, अब उसके चेंजेस देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। सॉरी, बॉयज इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टाइम हमारा खत्म हो गया, कोड भी पुश करना है। कोड पुश करके तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं।